दोस्तों नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ बदलने जा रही है? क्या यूपी में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? ये सवाल दरअसल पैदा हुआ पिछले 2 दिन में। राजेश चौधरी नाम के एक बीजेपी के विधायक हैं मथुरा से। उन्होंने एक टीवी डिबेट में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती पर हमला करते हुए ये कह दिया कि वो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिसमें से 3 बार बीजेपी ने समर्थन किया। इसी बात को लेकर के वो टिप्पणी कर रहे थे कि समर्थन करके गलत किया और मायावती अब तक की यूपी की सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है। इस टिप्पणी के बाद मायावती ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसा कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं। लेकिन ये बात अखिलेश यादव को जैसे चुभ गई। उन्होंने ट्विटर पर जो टिप्पणी लिखी उसकी अगर भाषा आप देखें तो वो कुछ संभावनाओं को जन्म दे रही है। मायावती का सीधा पक्ष लेते हुए उन्होंने लिखा कि बिना किसी आधार के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टतम कहना ये बिल्कुल बेहुदा है, गलत है। जिस व्यक्ति ने, जिस राजेश चौधरी ने ये आरोप लगाया है, उसे भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर बीजेपी ये कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि ये बीजेपी का आधिकारिक बयान है। महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा बोलना ये बीजेपी की अपनी संस्कृति है। अखिलेश यादव की ये जो टिप्पणी है वो कई अर्थ पैदा कर रही है। पहली बात तो ये कि जो अखिलेश यादव ने टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बाद तत्काल मायावती ने शुक्रिया भी अदा किया अखिलेश यादव का। और यहीं से एक संभावना जन्म लेने लगी कि ये अचानक क्या हो गया कि जब अखिलेश यादव अपनी बुआ के पक्ष में खड़े हो गए और बुआ ने भतीजे को शुक्रिया अदा किया। ये जो ट्विस्ट है, इस ट्विस्ट का क्या असल में कुछ है, मतलब इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा सपा और बासपा की राजनीति की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 92 के इलेक्शन में, 93 के इलेक्शन में ये नारा लगा था, बीजेपी हवा में उड़ गई थी, सरकार सपा बासपा गठबंधन की बनी थी। लेकिन 95 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ और उसके बाद बीएसपी और सपा के बीच के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, करीब करीब 25 साल के बाद सपा और बासपा एक साथ आए, लेकिन चुनाव के ठीक पहले। और उस समय ये लगा कि एक बेहतरीन केमिस्ट्री अखिलेश यादव और मायावती के बीच बनी है। अखिलेश यादव ने घर पर जाकर के उनका सम्मान किया और फिर कन्नौज की सभा में डिंपल यादव ने मायावती के पैर छुए। एक बेहतरीन दृश्य लग रहा था कि जिसमें बहुजन एकता कायम होते हुए दिख रही थी। लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं के बीच में और जो समर्थक हैं उन समर्थकों के बीच में ये बात नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि वो 25 साल की अदावत और अचानक गठबंधन हुआ, तो कार्यकर्ताओं से लेकर के और समर्थक वर्ग तक ये केमिस्ट्री नहीं पहुंच पाई थी। लिहाजा उस चुनाव में केवल 15 सीटों पर यह गठबंधन जीत सका, जिसमें 10 सीटें बीएसपी को मिली, 5 सपा को मिली। और उसके कुछ दिनों के बाद ही मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया कि उन्हें सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। अच्छी बात यह थी कि अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई पलटवार नहीं किया। अखिलेश यादव उसके बाद बेहद समझदारी से टिप्पणियां करते रहे। ये जो ट्वीट उन्होंने किया कल परसों, उस ट्वीट की आप उम्मीद 2019 के पहले नहीं कर सकते थे। लेकिन इधर जिस राजनीति को अखिलेश यादव समझ रहे हैं और
इसके जरिए वो दलितों के भीतर जो अपनी पहुंच कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको सफलता भी मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी सफलता अखिलेश यादव को मिली। तो ये गठबंधन फिर से टूट गया था और 24 के इलेक्शन में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा। सपा और कांग्रेस के ने एक साथ होकर के मुकाबला किया बीजेपी का और बड़ी पटकनी दी उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बीच जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि सपा और कांग्रेस के बीच बात बन नहीं पा रही है। 2027 के मद्देनजर अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसे कुछ सीटें मिलें। अब ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की दावेदारी कितनी बनती है, लेकिन जब आप लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर के लड़े हैं तो कांग्रेस का स्टेक, कांग्रेस का दावा हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ खींचतान चल रही है और खींचतान के वजह से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अचानक अखिलेश यादव बुआ के प्रति, मायावती के प्रति इतने संवेदनशील और प्रतिबद्ध कैसे हो गए कि जो बीएसपी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई वो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दी और फिर मायावती ने भी अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। हालांकि जब ये चर्चा होने लगी तो मायावती ने अपना पक्ष साफ किया और उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ कोई गठबंधन करने नहीं जा रही हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी जब मायावती साइलेंट मोड पर थी तो उस समय ऑब्वियस है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाने का मन बना रही थी, कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ खींचतान भी चल रही थी, बार्गेनिंग चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा कि कोई फरमान आता है और उस फरमान के चलते मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं और फिर जो हुआ कि मायावती की पूरी राजनीति 98 के पहले के बराबर हो गई, जहां वो 9.39% वोट पर सिमट गई और एक भी लोकसभा की सीट नहीं बची। ये मायावती के लिए भी चुनौतीपूर्ण है कि कैसे वो अपने वोट बैंक को बचा करके रखें और कुछ प्रदर्शन करें। अगर इस बार वो प्रदर्शन नहीं करती हैं तो राजनीति हमेशा के लिए उनकी खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी कुछ ऐसा नहीं है कि उनकी राजनीति कुछ बची है, ये कहना भी अपने आप में मुश्किल है कि अभी राजनीति कुछ बची है, ये कहना बहुत कठिन है। लेकिन अभी जो आंदोलन हुआ उपवर्गीकरण के खिलाफ, उसमें उन्होंने कम से कम वो ताकत दिखाई अपनी, जो जाटो समाज उत्तर प्रदेश में है 10% के आसपास, उस वहां से ताकत उन्होंने दिखा दी कि जाटो समाज अभी उनके साथ खड़ा हुआ है। तो जहां आपके पास 9-10% वोट है, सपा के पास 1 वोट है, अगर कांग्रेस अगर उधर जाती है तो कहीं अखिलेश यादव और मायावती ये मन बना सकते हैं कि दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़े 27 का। ये केवल प्रतिबद्धता है या अखिलेश यादव केवल दलित वोट को हासिल करने के लिए खेल कर रहे हैं, या कोई है सूत्र काम कर रहा है जहां 27 देखा जा रहा है। अखिलेश हो सकता है ये सोच रहे हो कि आकाश आनंद को लेकर के और सरकार बनाए, वो सीएम रहे। ये भी हो सकता है क्योंकि मायावती अब सारी जिम्मेदारी अखिलेश अपने भतीजे आकाश आनंद को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो आकाश आनंद की राजनीति के लिए, वरना इधर चंद्रशेखर आजाद की चुनौती है मायावती के लिए। अगर 27 में बीएसपी नहीं रिवाइव करती है तो फिर चंद्रशेखर को कोई नहीं रोक पाएगा जाटो पॉलिटिक्स में आगे आने के लिए। तो जरूरी मायावती के लिए भी है कि वो कुछ ऐसा करें कि जिससे उनकी राजनीति जीवित रहे। और ऐसे में अगर वो सपा के साथ भी जाएं, क्योंकि अब वो परिस्थिति नहीं है कि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनसे कुछ कहेंगे कि नहीं साहब आपको नहीं जाना है, अकेले लड़ना है, या एफआईआर हो जाएगी आकाश पर, कुछ केस खुल जाएगा,
ये संभाव्य स्थिति नहीं है। मोदी जी वैसे ही अपनी गर्दन बचा रहे हैं, 240 पे आकर के उनकी गाड़ी अटक गई है, लेटरल एंट्री वापस ली, इधर वक्फ बोर्ड संपत्ति का बिल वापस किया जो जेपीसी को सौंपा, और ब्रॉडकास्ट बिल तो पेश ही नहीं किया। नायडू और नीतीश ने गर्दन पकड़ रखी है नरेंद्र मोदी की। अब वो स्थिति नहीं है कि वो मायावती पर दबाव डाल करके कोई फैसला करवा लेंगे। ऐसे में मायावती भी समझ रही हैं कि अगर उन्हें अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखना है और आकाश आनंद को बढ़ाना है तो फिर सत्ता में हिस्सेदारी या सत्ता में पहुंचना जरूरी है। अगर 27 में उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो फिर चंद्रशेखर उस पूरी राजनीति के विरासत को उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इसीलिए यह संभावना देखी जा रही है कि आगे चल करके ये जो अभी थैंक यू, धन्यवाद और बहन जी को ऐसा क्यों बोला, ये जो वार्तालाप हुई है, भले ही ट्विटर पर हुई हो, लेकिन इसके तार बेहद अंदर तक जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर कांग्रेस का क्या होगा, यह भी सवाल आता है। कांग्रेस की जो अपर कास्ट लीडरशिप है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़ा ज्यादा ही उड़ने की कोशिश कर रही है। या तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हस्तक्षेप करें तब कुछ बात बन सकती है। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले भी बहुत सारी सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो अखिलेश कह रहे हैं वो उस पर हम समझौता करेंगे। तो या तो राहुल गांधी हस्तक्षेप करें, लेकिन राहुल गांधी की जो डेमोक्रेटिक दृष्टि है, जो डेमोक्रेटिक उनका जो कार्य व्यवहार है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो स्टेट लीडरशिप पर छोड़ते हैं कई बार, और अगर अखिलेश यादव ने कहीं ये चाल खेल दी तो फिर हो सकता है कि बात ना बन पाए, और बात नहीं बनेगी तो फिर एक नए विकल्प पर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव विचार कर रहे हैं। मायावती भी अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए और आकाश आनंद को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठा सकते हैं। इसीलिए ये जो ट्विटर पर दुआ सलाम हुई है उसके मायने निकाले जा रहे हैं, और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। न कोई यहाँ स्थायी दोस्त होता है, न स्थायी दुश्मन होता है। देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया।